हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 5 मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट फर्स्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये बाकी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी ज़रूरी है और ये तो बेसिकली हर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसमें हम जैसे यूनिवर्सिटी में हम 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं उस हिसाब से पूरे वीडियो में आंसर को कवर करेंगे। इवोल्यूशन यानी होता है डेवलपमेंट यानी विकास कि पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन कैसे लाइमलाइट में आता है वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं। इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति विज्ञान है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन अकादमिक एक डिसिप्लिन के रूप में अनुशासन के रूप में हैज़ इवॉल्व्ड बदलता है समय के साथ सिग्निफिकेंटली यानी बहुत इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है ओवर सेंचुरीज। हम देखते हैं हर सदियों में पॉलिटिकल साइंस का जो है एक अपना सिग्निफिकेंस बना हुआ है ओवर सेंचुरीज रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन पॉलिटिकल थॉट। और ये हमारे राजनीतिक विचारों को रिफ्लेक्ट करता है, गवर्नेंस सिस्टम्स को, समाज के शासन के सिस्टम को बताता है, मैथडोलॉजीज को बताता है यानी कार्य प्रणाली को हम तक पहुंचाता है। फ्रॉम द फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज ऑफ एंशियंट ग्रीस हम देखते हैं कि ग्रीस टाइम से जो कि फिलोसॉफिकल एरा था, आज से 2500 से ज़्यादा साल पहले ही ये सब्जेक्ट एक डिसिप्लिन के रूप में स्टडी किया जाने लगा है। तो ग्रीस टू द इम्पीरिकल एंड बिहेवियरल स्टडीज। इम्पीरिकल क्या होता है? विच इज रिलेटेड विद द एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पीरिकल स्टडी का मतलब है अनुभवशील अध्ययन एंड बिहेवियरल यानी प्रैक्टिकल बहुत ही व्यवहारवाद रूप में स्टडी करना ऑफ द मॉडर्न एरा। आज के युग में हम देखते हैं पहले कैसा था, एंशियंट टाइम्स में फिलोसॉफिकल स्टडीज होती थी लेकिन आज मॉडर्न टाइम में बिहेवियरल और एम्पिरिकल स्टडी होती है ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स की बात हम करते हैं, ठीक है, ऑफ द मॉडर्न एरा। द फील्ड्स हैज कंटिन्यूसली अडेप्टेड टू सोशल नीड्स एंड ग्लोबल डेवलपमेंट। और ये जो फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का ये कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है और इसने जो है एडेप्ट किया है, अपनाया है सोसाइटी की नीड्स को, क्या सोसाइटी में क्या क्या ज़रूरत है, ग्लोबल डेवलपमेंट्स की जो पूरे विश्व में जो जो विकास होने हैं उस चीज़ को इसने अपनाया है। तो ये सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंशियंट फाउंडेशन देखते हैं पॉलिटिकल साइंस की क्या थी। ग्रीक कंट्रीब्यूशंस, ग्रीक यानी जो एरिया है यूरोप और ग्रीक साइड का, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसका टाइम पीरियड है 5th to 4th सेंचुरी BCE। The origins of political science can be traced back to ancient Greece। जब हम एंशियंट ग्रीस जो प्राचीन ग्रीस समाज की बात करते हैं वहाँ पे इसका पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन देखने को मिलता है। वेयर पॉलिटिकल थॉट वाज डीपली, और जितना भी हमारा प्राचीन पॉलिटिकल विचारक हैं जितने भी हम देख पाते हैं कि वहीं से स्टार्ट ऑफ द फिलोसफी वहीं से होती है उनकी। पॉलिटिकल थॉट वाज डीपली इंटरवेन्ड विद फिलोसफी और ये दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट, राइट। दर्शन यानी होता है फिलोसफी। प्रोमिनेंट थिंकर सच एज प्लेटो, एरिस्टोटल की जब हम बात करते हैं वो कौन से पीरियड से थे? वो ग्रीक एरा के थे और एंशियंट ग्रीक पीरियड से वो बिलोंग करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक फाउंडेशन बिछाई थी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल थॉट्स की। लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बाय एनालाइजिंग गवर्नेंस, शासन को एनालाइज करने के लिए, जस्टिस न्याय की स्थापना करने के लिए और सिटीजनशिप नागरिकता को बताया था। हम एरिस्टोटल की थॉट्स को पढ़ते हैं वहाँ पे नागरिकता का हमें पता चलता है। फिर हम जस्टिस न्याय के बारे में बात करते हैं जो प्लेटो की थ्योरी से हमें पता चलता है, रिपब्लिक से कि न्याय, जस्ट स्टेट, आइडियल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। अब प्लेटो के विचार थोड़े से देखेंगे। प्लेटो का एरा जो टाइम पीरियड है वो 427 to 347 बिफोर क्राइस्ट एरा है। इन हिज वर्क द रिपब्लिक, जब हम प्लेटो के वर्क रिपब्लिक की बात करते हैं और प्लेटो देखते हैं इस चीज़ को, इन्विजन करते हैं, उनका एक कहते हैं ना कि हाँ हमारा एक आदर्श राज्य हो, ऐसा वो सोचते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत एक यूटोपियन उनकी थिंकिंग थी। आइडियल स्टेट रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग्स। प्लेटो चाहते थे कि कोई भी अच्छा राज्य है उसको कौन रूल करे, उसको कौन रूल करेगा? फिलोसॉफिकल किंग यानी दार्शनिक राजा ही उसको रूल करे। ही इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट लाइक जस्टिस। अब प्लेटो ने कंसेप्ट बताए कि न्याय होना चाहिए और
ट्रिपेटाइल सोल होनी चाहिए। 3 प्रकार की सोल होती है। कौन कौन सी सोल होती है? सबसे पहले जो कि रैशनल हो, जिसके अंदर तर्क हो, जो अपने निर्णयों को अच्छे से वो कंसेप्चुअलाइज्ड करके निर्णय ले सके। दूसरी कौन सी होती है? जो करेज हो, जिसमें आर्मी, जिसमें वो सोल्जर बन सकते हैं। तीसरे एपेटाइट, जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्मी को सर्व कर सकते हैं और फिलोसोफर क्लास को सर्व करने वाली टीम, जो प्रोड्यूसिंग क्लास होती है, उन्हें कहा है विच इज रिलेटेड विद अडेप्टेड। सो 3 प्रकार की क्लास बताई प्लेटो ने। एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटी की, सोसाइटी का डिवीजन होना चाहिए, क्लासेस में होना चाहिए, ऐसा प्लेटो कहते हैं, ऐसा प्लेटो की थ्योरी होती है। एरिस्टोटल की बात करते हैं। एरिस्टोटल, अरस्तु का जो काल था वो था 384 BCE से 322 BCE तक का इनका जो काल था। ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। एरिस्टोटल जो अरस्तु है, पॉलिटिक्स क्लासिफाइड गवर्नमेंट्स इनटू मोनार्की। अब एरिस्टोटल जो है क्लासिफाइड करते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम को किन किन तरीके से, मोनार्की में, एरिस्टोक्रेसी में, पॉलिटी में। एरिस्टोटल कुछ ऐसे आइडियाज भी देते हैं जिसके साथ वो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी को तो करते हैं, साथ में उनके कॉन्ट्रास्टिंग जो उनके जस्ट अपोजिट आइडियाज हैं वो भी देते हैं। करप्ट फॉर्म बताते हैं जो अच्छा नहीं है, जस्ट लाइक टिरेनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते हैं वो। तो ये उसके करप्ट फॉर्म है कि इनमें जो है पीपल करप्ट हो जाते हैं। नाउ ही एम्फेसाइज, वो जोर देते हैं द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ गवर्नेंस की, एम्पिरिकल स्टडी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोमन कंट्रीब्यूशन। अब रोमन कंट्रीब्यूशन क्या था? जो रोम के पीरियड के लोग थे उन्होंने जो है क्या कंट्रीब्यूशन दिया पॉलिटिकल साइंस में, अपना योगदान इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 1st century BCE to 5th century CE तक इनका काल था। The Romans built upon Greek ideas emphasizing legal structures and institutional governance. अब जो रोमन लोग थे वो ग्रीक आइडियाज पर ही बिल्ट था। रोमन्स का जो आइडिया था और वो किस चीज़ पर जोर देता था? लीगल, विच इज लॉ कंसिस्टेंट, लॉ होना चाहिए। लीगल एड की बात करता था। स्ट्रक्चर्स, कि कोई भी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन लॉ एंड एथिक्स। थिंकर्स लाइक सिसरो, इंपॉर्टेंट है, थिंकर सिसरो कंट्रीब्यूटेड टू डिस्कशंस ऑन जस्टिस, वो न्याय पर बात करते थे। नेचुरल लॉ, जो प्राकृतिक नियम होते हैं उन पर। एंड रिपब्लिकिज्म, लोकतंत्रीकरण, गणतंत्रीकरण पर बात करना। जो रोमन गणराज्य था, रोमन रिपब्लिक एंड एम्पायर प्रोवाइडेड, जो वहाँ का साम्राज्य था, प्रोवाइड करता था प्रैक्टिकल इंसाइट्स, एकदम व्यवहारिक रूप से, इनटू गवर्नेंस की, व्यवहारिक रूप से गवर्नमेंट काम करे, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही काम करे, एंड लीगल कोडिफिकेशन हो हर चीज़ का। जस्टियन कॉड हम देखते हैं, वो एग्जाम्पल है इसका। ओके, नेक्स्ट इज मिडीवियल पॉलिटिकल थॉट। ये जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं उसमें हम बहुत डिटेल से कवर करते हैं, जो हमारे में प्रीवियस का सिलेबस में भी फर्स्ट जो है, लेकिन हम इसमें जस्ट नॉर्मली डेवलपमेंट एकदम बहुत ही ब्रीफली कवर करेंगे। मिडीवल पॉलिटिकल थॉट जो मध्यकालीन राजनीतिक विचार थे 5th से 15th सेंचुरी तक था, जिसके अंदर जो मध्यकाल में हम पढ़ते हैं पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस बीइंग शेप्ड बाय रिलीजन। यहाँ पे थोड़ा रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, धर्म, यहाँ पे थोड़ा धर्म हावी हो जाता है राजनीति के ऊपर, ठीक है। डिवाइन अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जो सत्ता है वो एकदम डिवाइन होगी, जो वो हम पढ़ते हैं संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और इन सबको, उसमें क्या होता है, ये लोग चर्च का एक डोमिनेंस आ जाता है इस टाइम। फेडरल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, सामंतवादी प्रथा भी आ जाती है इसके अंदर, राइट। संत ऑगस्टाइन का जो पीरियड था वो 354 to 430 CE तक था, और उन्होंने इन द सिटी ऑफ गॉड जो उन्होंने बुक लिखी थी, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन अर्थली सिटी, जो अर्थली सिटी होती है, जो लोग हैं जहाँ पर लोग रहते हैं वो करप्ट है, ह्यूमन पॉलिटिक्स है वहाँ पर, वो अच्छा नहीं है। वो कहते हैं डिवाइन सिटी अच्छी है, जहाँ पे गॉड अपना शासन करते हैं, गॉड का रूल चलता है, जहाँ गॉड का रूल चलेगा दैट इज ग्रेट। तो वो ऐसा बताते हैं संत अगस्टाइन। बहुत ही ज़्यादा चर्च और क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। थॉमस एक्विनास की हम बात करते हैं, जिसे मिडीवियल पीरियड का अरस्तु, मतलब मध्यकाल का अरस्तु भी कहा जाता है। वो 1225 से 1274 तक इनका जो है काल देखने को मिलता है। रिवाइव्ड एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसीलिए इन्हें मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है। ये फिर से मतलब रिविजन करते हैं, रिवाइड करते हैं पॉलिटिकल एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट को, इंट्रीगेटिंग क्रिश्चियन थियोलॉजी, लेकिन साथ में किस चीज़ को महत्व देते हैं, ये कहते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी, जो क्रिश्चियन की, भगवान की, जो अपनी अलग गॉड की
ओके, गॉड की जो थ्योरी है उसको साथ लेके चलिए, विद नेचुरल लॉ एंड थ्योरीज के साथ मानते हैं। ये एरिस्टोटल को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन थियोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। नाउ फेडरलिज्म जो सामंतवादी प्रथा है, लेड टू डिसेंट्रलाइज पावर, इसका मतलब अब पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, लोगों तक बांटा जाए लोकल लेवल्स पे। वर किंग्स, नोबल्स एंड चर्चेज इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट्स, जहाँ किंग्स के साथ साथ जो चर्च है वो इन्फ्लुएंस करेगा सरकार को। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। वेयर हम देखते हैं नेक्स्ट रेनाइसेंस, पुनरुत्थान का जो काल आता है, एंड अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जिसे कहा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैकियावेली, जिनको हम कहते हैं कि वो आधुनिक काल के पॉलिटिकल थिंकर, विचारक पिता के रूप में भी कहे जाते हैं। 15 से 18 सेंचुरी तक इसका ईयर होता है। रेनाइसेंस, द एज ऑफ रेनाइसेंस, जिसमें एक तरह से हर चीज़ के ऊपर एक जागृति आ रही थी उस समय। कहते हैं ना पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान, इस तरह का काम चल रहा था। 14 से 17 सेंचुरी तक था। द रेनाइसेंस जो आता है, रिवाइव्ड क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब इस समय जो क्लासिकल पॉलिटिकल, पहले की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था, फिर से उसको एम्फसाइज किया जाता है, जिसमें जो फैक्टर होता है ह्यूमैनिज्म का, मानवीकरण का, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म एंड स्टेट क्राफ्ट, जो मैकियावेली कहता है स्टेट क्राफ्ट कैसा हो, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। फिर निकोलो मैकियावेली जो हैं 1469 टू 1527 ये इनका काल रहा है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट फेमस किताब है द प्रिंस। ये एम्फेसाइज करती है रियल पॉलिटिक को एंड द सेपरेशन ऑफ मोरालिटी। अब निकोलो मैकियावेली बात कहते हैं, बहुत ही व्यवहारिक रूप में ये बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स से मोरालिटी को गायब कर दीजिए। मोरालिटी होगी ना, वहाँ पॉलिटिक्स अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो दो सेपरेशन होना चाहिए मोरालिटी और पॉलिटिक्स का। एंड प्रेडिक्ट में स्टेट क्राफ्ट होना चाहिए। सिर्फ स्टेट क्राफ्ट में हमें बात करनी चाहिए कि कैसे हम अपने स्टेट को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, और अलग अलग उन्होंने बहुत सी टेक्निक्स बताई हैं और किस तरह से एक राजा को शासन करना चाहिए, प्रिंस को। ठीक है, तो उन्होंने कहा सिर्फ स्टेट क्राफ्ट में हम बात करें, हम मोरालिटी एथिक्स को लेकर ना चलें। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और इन्हें फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं 17 से 18 सेंचुरी में रिनाइसेंस के बाद कौन आते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है। ये तीनों ही थिंकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पर बात करते हैं, जिनमें जो हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंटली थॉमस हॉब्स, लॉक एंड रूसो आते हैं। ये पीरियड का टाइम था, एंड दिस पीरियड सॉ द एमर्जेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यहाँ पे सामाजिक जो बंध होता है उसकी थ्योरी आती है, विच क्वेश्चंस डिवाइन रूल। अब यहाँ पे डिवाइन रूल के क्वेश्चन किया जाता है, जो मिडीवियल पीरियड में संत थॉमस एक्विनास एंड अगस्तीन के समय में था, उसको क्वेश्चन किया जाता है। एंड एम्फसाइज्ड पॉपुलर सोवेरेनिटी की बात की जाती है कि जो पॉपुलर सोवेरेनिटी, संप्रभुता है, जो कि बहुल संप्रभुता है, फेमस है, उसकी बात करो, डिवाइन कि नहीं। थॉमस हॉब्स का जो है वो पीरियड ये था, इस समय उन्होंने काम किया। लेवियाथन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ही आर्ग्यूड, वो इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, फॉर अ स्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एब्सोल्यूट सॉवरन, एकदम संप्रभु, जो सब सारी सत्ता जिसके हाथ में हो, ऐसा होना चाहिए। टू प्रिवेंट चाओस, चाओस यानी बहुत ज़्यादा चाओस हो चुका था। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर बहुत लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे, स्टेट ऑफ नेचर अच्छा पीरियड नहीं था, तो ऐसा कोई शासन आए, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर आए जो सबसे ज़्यादा शक्ति हो उसके पास और वो सबको कंट्रोल करे। थॉमस हॉब ऐसा कहते हैं। फिर जो लॉक आते हैं वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर को वो लिबरल भी मानते हैं और कहते हैं कि ज़रूरी है कहीं कहीं पे शासन थोड़ा एक्टिव हो। वो पूरी तरीके से सारी पावर शासन के हाथ में नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, वो थोड़ी पावर रखना चाहते हैं, लिबर्टी की भी बात करते हैं। एंड तो जॉन लॉक 1632 से 1704 इसका इनका काल है। इनकी फेमस बुक है इन टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, में ये बात करते हैं लॉक एडवोकेटेड फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड हो, इतनी भी ज़्यादा हावी ना हो लोगों पर, स्वतंत्रता दी जाए लोगों को, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए लोगों के पास। सारे राइट्स लेवियाथन को नहीं देने थे हॉब्स के जैसे, इंडिविजुअल राइट्स हो, एंड कंसेंट ऑफ द गवर्न, और किनका कंसेंट हो, जो गवर्न हो रहे हैं उनका कंसेंट लेना चाहिए सरकार को, यानी हम लोगों का, जनता का। ऐसा लॉक की विचारधारा थी। इस वीडियो में हम थोड़ी थोड़ी सबकी विचारधारा को जस्ट टच कर रहे हैं, जबकि इनकी विचारधाराएं बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं। ओके, बिकॉज दिस इज द डेवलपमेंट वीडियो, कि हम पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो हमें हॉलिस्टिकली कवर करना है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
जीन जैकेस रूसो जो है, जीन जैकेस रूसो की जो जनरल विल की थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे कि जनरल विल मतलब होती है, एक होती है एक्चुअल विल विच इज़ नॉट गुड और एक होती है जनरल विल। व्हाट इज़ जनरल विल? जो जनरल विल है वो रियल विल और एक्चुअल विल जितनी भी सबका सबमिशन होती है, मतलब अच्छी विल। यू कैन से दैट जनरल विल रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी लाइक थिंग्स, सारे रियल विल्स को मिलाकर जनरल विल बनती है। ओके, नाउ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का था, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ जनरल विल एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज इटली के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते थे रूसो। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज जो 19th से 20th सेंचुरी तक देखने को मिला हमें, उसमें एमरजेंस हुआ था पॉलिटिकल साइंस का एज अ डिसिप्लिन के तौर पर एमरजेंस होता है। द 19th सेंचुरी जो 19वीं शताब्दी थी मार्क द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे पूरा व्यवसायीकरण हो गया था पॉलिटिकल साइंस का, पूरी तरीके से प्रोफेशनल हो गई थी वो। कार्ल मार्क्स आते हैं इसमें 1818 से 1883 के अंदर, इंट्रोड्यूस हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। ये बात करते हैं ऐतिहासिक जो हम मैटेरियलिज्म की बात करते हैं, एंड क्लास स्ट्रगल जो वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है उसकी बात, जो सोसाइटी में वर्ग संघर्ष कैपिटल एंड पुअर लोगों के बीच में, इन्फ्लुएंसिंग सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब कार्ल मार्क्स ने किनको इन्फ्लुएंस किया? सामाजिक जो लोग थे और कम्युनिस्ट लोग, उन लोगों को, समाजवादी लोगों को और कम्युनिस्ट लोगों को जो है इन्फ्लुएंस किया कार्ल मार्क्स ने। जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं। अब मिल बहुत ही ज़्यादा लिबरल होते हैं और बहुत ही लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। 1806 से 1873 इनका काल था। तो एम्फेसाइज करते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी हमारा प्रतिनिधित्व करे, और यूटिलिटेरियनिज्म जो बेंथम की थ्योरी थी, बेंथम इनके गुरु थे, इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा अलग बताकर अपनी थ्योरी देते हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन बेंथम की थ्योरी इनके लिए फाउंडेशन का काम करती है, राइट। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट थिंकर हैं हम देखते हैं, उनके वजह से डेवलपमेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है टाइमली। इसीलिए यहाँ पे टाइम बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि डेवलपमेंट और इवोल्यूशन पूछा है इसीलिए। नाउ इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आती है उसके बाद, जब जब 19वीं शताब्दी का अंत होने होता है और 20वीं शताब्दी शुरू होने वाली होती है, तो उस टाइम क्या आता है, इंस्टीट्यूशनलिज्म जन्म लेता है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक लाइट में आती है कि तुलनात्मक राजनीति होनी चाहिए। तो स्कॉलर्स लाइक वुडरो विल्सन जो थे वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, ओके, लेकिन बाद में वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर कहे जाते हैं। 1887 के अंदर जो है वो साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की साइंटिफिक स्टडी हो। इंस्टीट्यूशनलिज्म फोकस ऑन स्टडिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और जो ये इंस्टीट्यूशनलिज्म है ना, ये किस चीज़ पर फोकस करे, स्टडी करने में कि जितने भी पॉलिटिकल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं, जो संस्थाएं हैं, संस्थावाद हम जिसे कह सकते हैं, संस्थाओं को अध्ययन करना, लाइक पार्लियामेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट को स्टडी किया जाए, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही को स्टडी, ये सब तो इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, इन्हें स्टडी करो, कॉन्स्टिट्यूशन को करो। तो हर चीज़ की स्टडी होनी चाहिए, हर चीज़ का एक फोकस पॉइंट होना चाहिए। फिर हम देखते हैं बिहेवियरल रिवोल्यूशन आता है, व्यवहारवाद क्रांति आती है 1940 से 1960 के बीच के अंदर। उसके अंदर हम व्यवहारवाद को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है रॉबर्ट ढाल और डेविड ट्रूमैन। ये दोनों थिंकर जो है व्यवहारवाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फेसाइज्ड एम्पिरिकल, व्यवहारवाद साफ तौर पर कहता है कि एम्पिरिकल स्टडी होनी चाहिए, अनुभवशील अध्ययन होना चाहिए, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो, साइंटिफिक हो, स्टैटिस्टिकल हो, ठीक है, सांख्यिकी से रिलेटेड हो, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाए इन पॉलिटिकल एनालिसिस में, पॉलिटिकल की स्टडी में। इफ रिजेक्टेड द नॉर्मेटिव, और इसने इट रिजेक्टेड द नॉर्मेटिव, पहले पारंपरिक जो हम कहते हैं मानक स्थापित चीज़ें थी, विच इज़ गो बियॉन्ड, नॉट गो विद नॉर्म्स, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चलती थी उनका विरोध किया जाता था, रिजेक्ट किया जाता था फिलोसॉफिकल अप्रोच ऑफ अर्लियर पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब हम देखते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस आता है। हालांकि इन सब वीडियोस को हमने अच्छे से कवर किया है, बट दिस इज़ द इवोल्यूशन वीडियो, सो हमें इनमें सब में थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड कंटेम्प्रेरी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत साइंस के अंदर, जिसका काल था 1970 से आज प्रेजेंट भी देखने को मिलता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में डेविड ईस्टन बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बिहेवियरलिज्म को, व्यवहारवाद को। वो कहते हैं कि इसका डिटैचमेंट था, रियल वर्ल्ड के इश्यूज को ये सॉल्व ही नहीं कर रहा था, इसीलिए पोस्ट आया।
एंड री इंट्रोड्यूस करते हैं कि वैल्यूज़ एथिक्स को भूलिए मत, आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। नाउ लेट 20th सेंचुरी जो थी एंड अर्ली 21st सेंचुरी जो आज की हमारी सेंचुरी है वो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाती है, इंटीग्रेटिंग द पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी स्टडी की भी बात करती है आज पॉलिटिकल साइंस। तो की मॉडर्न डेवलपमेंट देखने को मिलता है कि आज न्यू और क्या चीज़ की इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हुए हैं। तो सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट की डिसीजंस एंड देयर इम्पैक्ट, क्या फ़र्क पड़ रहा है गवर्नमेंट का समाज के ऊपर। फिर हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान देते हैं। फोकस ऑन ग्लोबल गवर्नेंस, जो विश्वव्यापी शासन प्रथा है, और डिप्लोमेसी, कूटनीति, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स पर, एंड देन डिजिटल डेमोक्रेसी, जो आज आधुनिकीकरण हम देख पा रहे हैं लोकतंत्र में, डिजिटलाइजेशन देख पा रहे हैं, तकनीकी विकास एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। संचार की एक बहुत अच्छी अप्रोच देखने को मिल रही है कि आज न्यू अप्रोच निकल कर आती है। एग्जामिनिंग सोशल मीडियाज रोल, आज जो सोशल मीडिया का रोल है वो एग्जामिन करना एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को बढ़ावा देना ज़्यादा से ज़्यादा। इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स पे भी ध्यान दिया जाने लगा है, जहाँ पर आज हम किस टॉपिक को एड्रेस करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस पर कंसर्न दिखाना अपनी कंट्री, अपने वर्ल्ड के लिए, और सतत विकास की आने वाली भावी पीढ़ी तक जो है रिसोर्स अलोकेट हो उन्हें, और गवर्नेंस अच्छी चले। इसका कंक्लूजन है द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और जो विकास देख पा रहे हैं हम राजनीति विज्ञान का, ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग नेचर ऑफ गवर्नेंस, कि आज जैसे जैसे इवॉल्व्ड हुआ है, हम देख पा रहे हैं पहले कितना ज़्यादा रिजिड था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया है वैसे वैसे फ्लैक्सिबल की ओर हम बढ़े हैं, और हमने अपने अंदर बहुत चीज़ों को शामिल कर लिया। हम अपने आप को पहले एक पॉलिटिकल साइंस मानते थे, बाद में हमने ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स को अपना लिया है, हम टेक्नोलॉजी को भी अपना रहे हैं, हम हर चीज़ को अपने अंदर समाहित करे जा रहे हैं। तो इवॉल्व्ड हुए हैं, और सोसाइटी की नीड्स जितनी भी है उसको हमने ख़त्म करने की, जो नीड्स है वो पूरी करने की कोशिश किया, और उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड करवाई है। फ्रॉम फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज, पहले हम सिर्फ दर्शन की बात करते थे एंशियंट टाइम में, कहते थे कि हाँ, प्रैक्टिकल रूप से नहीं कहते थे, सिर्फ यूटोपियन आइडिया था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा कभी, इस पर बात नहीं की जाती थी। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ है, वैसे वैसे हम बात करते हैं कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस में ज़रूरी है, बहुत अच्छी स्टडी होनी चाहिए, फ्रॉम फिलॉसफी से लेकर आज मॉडर्न एम्पिरिकल रिसर्च हो, तभी समाज के अंदर पॉलिटिकल साइंस अपना एक कंटिन्यूसली एक्सपेंड होता जाएगा। टुडे पॉलिटिकल साइंस रिमेन्स अ डायनेमिक फील्ड। अब पॉलिटिकल साइंस जो है आज एक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और डायनेमिक फील्ड बन चुका है, इनकॉर्पोरेटिंग हिस्टोरिकल इंसाइट्स, एम्पिरिकल एनालिसिस एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को फेस कर रहा है, और हम देख पा रहे हैं वैसे ही थ्योरी एंड प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।